हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग आज से EMRS एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे और इसमें जनरल पेपर होगा। इसमें रीजनिंग नहीं शामिल होगा, बाकी सारे पोर्शन इसमें शामिल होंगे और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। TGT, PGT, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, इन सभी के लिए। और इसके पहले मैंने EMRS के जितने भी PYQ हैं जनरल पेपर के, उन सभी को कराया है। आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम बात करते हैं इसमें पहले जनरल अवेयरनेस की, जिसके इसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे। जिसमें कह रहा है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी। तो ये हो जाएगी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये बहुत ही ज़्यादा हिट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर जगह पूछा गया है, इवन PCS तक के एग्जाम्स में। और यदि हम बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड की, तो वो था 1974 से लेकर 78 तक। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की जो अनावरत भूमि है उसको जैव पदार्थों की एक परत से ढक दिया जाता है। तो जो मिट्टी है, मिट्टी की ह्यूमिडिटी बची रहे, उसको लिए हम क्या करते हैं कि पौधों के बीच ही हम जो अनावरत भूमि होती है उसको जैव पदार्थों मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर की एक परत से ढक देते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते क्या हैं, तो इसे कहते हैं मल्चिंग। नेक्स्ट है, कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1980 में। नेक्स्ट है, किसने बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया और दिखाया कि किसी तत्व के द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या Z से संबंधित होती है। तो ये हो जाएंगे हेनरी मोसले। शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे, तो ये थे 3 प्रकार के कर। अलाउद्दीन के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड था 1296 से लेकर 1316 तक। इसने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया था और ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। पहला कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे। ठीक है, तो इसमें से जो नगर श्रेष्ठी था, इसका अर्थ क्या था, ये हो जाता है शहर का व्यापारी। परिवारों की वैयक्तिक आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता था, तो सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण को। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के संबंध में कौन सा सही है, तो कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि आबंध होते हैं, मतलब कि डबल बॉन्ड होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसे ही कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कि गलत बताना है। तो इसका पहला कह रहा है कि पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती हैं। तो इसका पहला ही गलत है, क्योंकि जो प्लांट सेल है ये डिवाइड हो सकते हैं मिटोसिस के द्वारा। तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा जो कि गलत है। यदि हम बाकियों की बात करें तो आमतौर पर सभी पादपों में हरित लवक मतलब कि क्लोरोप्लास्ट होता है। एक पादप कोशिका में आमतौर पर एक बड़ी रिक्तिका भी होती है, मतलब कि लार्ज वैक्यूल होता है। और पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे पार्ट 3 की नॉलेज ऑफ ICT, जिसमें कह रहा है कि एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन करने के लिए मतलब कि मर्ज करने के लिए दिया जाने वाला कमांड कौन सा है, तो ये हो जाएगा अपेंड। सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म, तो ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यदि किसी फाइल नाम में डिफ़ॉल्ट प्रत्यय मतलब कि सफिक्स XLS है तो फाइल की सामग्री क्या होगी, ये हो जाएगी एक स्प्रेडशीट। किस HTML टैग का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा लेस देन एंड ग्रेटर देन B।
नेक्स्ट है स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मल्टीकास्टिंग। नेक्स्ट है सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, तो जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं, तो नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तथा वर्डपैड का तो करते हैं, लेकिन एडोब एक्रोबैट रीडर का प्रयोग हम वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने और फिर इसे उपयोगकर्ताओं के द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है, तो 0 और 1 ये एक बाइनरी होता है जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है क्या एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या फिर एप्लीकेशन शामिल है, जिसमें एनकम्पसिंग रेडियो, टेलीविज़न, सेलुलर फ़ोन, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम ये सभी शामिल होते हैं, तो ये हो जाएगा आईसीटी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्या शामिल नहीं होता है, तो इसमें टेस्ला ऑटोमेटिव नहीं शामिल है। टेलीफोन, टेलीविज़न और रेडियो ये सभी आईसीटी में शामिल हैं। आईसीटी के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण साक्षरता को विकसित करने में मदद नहीं कर सकता, तो ये गेम नहीं कर सकता। वर्ड प्रोसेसर, वेब सर्चिंग तथा ब्लॉग्स ये सभी लिटरेसी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। विद्यालय प्रबंधन के समर्थन और अधिगम के रूप में आईसीटी की भूमिका में क्या शामिल नहीं है, तो इसमें आईसीटी के माध्यम से पारंपरिक उपागम नहीं शामिल है, मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं शामिल है। जो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्य चर्चा उपागम शामिल है। शिक्षण अधिगम के अनुभव को भी बढ़ा सकते हैं, शिक्षण अधिगम के अनुभव को भी बढ़ावा दिया जाता है और आईसीटी के शिक्षण और अधिगम के उपयोग के बीच जो अंतराल है उसको पूरा करना भी आवश्यक होता है। तो इसके सभी ऑप्शन सही है, ओनली डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का एक उद्देश्य नहीं है, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, तो इसका उद्देश्य है शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता छिपाना नहीं है, ट्रांसपेरेंसी हाइड नहीं करना है, बल्कि और ट्रांसपेरेंसी लाना है, तो इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाले शारीरिक श्रम के अपव्यय को भी समाप्त करना है और शिक्षा के ऑनलाइन मोड से पहुंच प्रदान करना है, तो इसके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ओनली बी गलत है। अब हम बात करेंगे पार्ट 4 मतलब कि टीचिंग एप्टीट्यूड की। इसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक तकनीक सीखना हमें नौकरी प्रदान कर सकता है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि तकनीकी सीखना हमें रचनात्मकता प्रदान कर सकता है, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। क्योंकि जब तक हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से काम नहीं करेंगे तब तक हमें मतलब कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगी, तो इसलिए इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवेदन उद्देश्य का क्या तात्पर्य होता है, तो यह तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि का किस प्रकार सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है, तो ये तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए। उच्च कक्षाओं में विशिष्ट प्रसंगों का संक्षिप्तीकरण तथा पुनरावृत्ति करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इसका दूसरा गलत है। थर्ड कह रहा है कि सैद्धांतिक चीज़ों की व्याख्या करना जिसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उसे हम व्याख्यान विधि के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट है आगंतुकों को कक्षा में आमंत्रित करना कौन सी उत्साहवर्धक गतिविधि है, तो हो जाएगा प्रामाणिक स्थितियों का निर्माण करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल वातावरण शिक्षा को अधिक प्रभावी बना देगा और सीखने के लिए भी अनुकूल होगा, तो इसमें हो जाएगा जो कक्षा की दीवारें हैं उनको आकर्षक ढंग से हम शिक्षण सामग्री से सजा सकते हैं। एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भेद का ज्ञान आवश्यक है, किसके लिए, तो वर्ग के अच्छे संचालन के लिए। नेक्स्ट है किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, तो इसके लिए कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, तो बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं रंग बिरंगे चार्ट, बिल्कुल सही है। उससे शैक्षिक वातावरण को बनाने में भी मदद मिलती है, बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का भी प्रयास कर सकते हैं।
बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है, इसका डी गलत है। तो बताना है निम्न में से किस रूप में सीखने के लिए मूल्यांकन के भाग के दृष्टिकोण सीखने में कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, इंटीग्रेटेड असेसमेंट मतलब कि समेकित मूल्यांकन, और छात्रों तथा शिक्षकों का प्रतिक्रिया समय सीमा पर सहमत होना। तो इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है शैक्षणिक विश्लेषण के शिक्षा चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल होती है। तो वो इच्छित सीखने के परिणामों की उपलब्धि के लिए जांच करने के लिए उपकरणों का निर्धारण शामिल होता है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। क्योंकि वह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। नेक्स्ट है शिक्षण की अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार निम्नलिखित में से किस पर आधारित होना चाहिए। तो वो विषय की प्रकृति मतलब कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण मतलब कि माइक्रो टीचिंग की समयावधि। तो ये होती है 36 मिनट। नेक्स्ट है ब्लूम के वर्गीकरण के 3 पहलुओं में क्या नहीं आता है। तो इसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल एस्पेक्ट नहीं आता है। इसमें शामिल है एफेक्टिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव तथा साइकोमोटर। नेक्स्ट है यदि छात्र अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के द्वारा रुचि न लेने के कारणों पर विचार करना चाहिए और उपचारात्मक उपाय भी करने चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनोखी पोशाक मतलब कि कोई और ड्रेस पहनकर आता है तो आपको क्या करना चाहिए कि आप उसे ऐसी पोशाक के स्थान पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आने की सलाह देंगे। नेक्स्ट है कक्षा में मानवीय वातावरण तैयार करने का तात्पर्य क्या है। तो हो जाता है कि छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना करना। नेक्स्ट है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो शिक्षक को कक्षा के अंदर और बाहर शिक्षार्थियों के व्यवहारों और गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। शिक्षक को हमेशा शिक्षार्थियों की मदद करने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए और जब वे सीखने में लगे हुए हैं तब। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाएगा। तो हो जाता है कक्षा की सफाई कराएगा। यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए उस स्टूडेंट की। निम्नलिखित में से किससे अधिगम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। तो वह बुरी सामाजिक संगति से। सांस्कृतिक और समाजों के भीतर बड़े पैमाने के बल हैं जो विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो वो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। कक्षा 8 के छात्रों को ज्यामितीय प्रमेय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक वांछनीय है मतलब कि मोस्ट डिजायरेबल है। तो वो हो जाएगी एनालिटिक सिंथेटिक मेथड। एक वृत्त की अवधारणा को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। तो वो हो जाएगा विभिन्न आकार के वृत्तों का चित्र प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में गृह कार्य मतलब होमवर्क के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए जो गृह कार्य है वो पुस्तक से ही हमें देने चाहिए। परियोजना पद्धति की किस अवस्था में परियोजना के लिए स्रोतों और उपकरणों की पहचान दर्ज की जाती है। तो वो हो जाती है एक्टिविटी स्टेज के लिए। नेक्स्ट है सोमा अपनी कक्षा में इक्विटी के बारे में पढ़ाना चाहती है, उसके लिए शिक्षण के सबसे उपयुक्त तरीके कौन से होंगे। तो वो हो जाएगा क्षेत्र कार्य सौंपकर वह इक्विटी के बारे में पढ़ा सकती है। निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन मतलब कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की एक विशेषता नहीं है। तो यह छात्रों से गलती न करने की आशा करती है, यही असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए गलत है। बाकियों की बात करें तो यह एक वर्णनात्मक प्रकृति की होती है मतलब कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है। यह उनके कार्यों के लिए सहपाठी परीक्षा उपलब्ध कराती है। साथ ही यह प्रत्येक विद्यार्थी के प्रबल पक्ष और आवश्यकता वाले विद्यार्थी की पहचान करती है। निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है। तो ये हो जाती है अबोधगम्यता मतलब कि इन कॉम्प्रहेंसिबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावाद में नियोजित मूल्यांकन रणनीति नहीं है। तो ये हो जाएगी यूनिट टेस्ट नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो यह सीमित मात्रा में दक्षताओं को कवर करता है, लिमिटेड नंबर में कवर करता है। तो इसका यही एक
विशेषता नहीं है। यह विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान करने में भी सहायता देता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी होते हैं और इसे व्यापक तुलना करने हेतु प्रयोग में भी लाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे पार्ट 5 की, डोमेन नॉलेज की, मतलब कि जिसमें हम बात करेंगे एनईपी की। श्रवण करते समय श्रोता कौन से विभिन्न कार्य पूरा करते हैं? तो वो सुनते हैं और फिर क्रिया करते हैं। दूसरा कह रहा है कि सुनते हैं तथा चित्र बनाते हैं और रंग भरते हैं। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। मनोवैज्ञानिक कसौटी मतलब कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत कौन सा मानदंड नहीं है? तो इसमें लेवल नहीं शामिल है। इसमें शामिल है प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, लिटरेरी डिवाइसेस, और चित्र मतलब कि खाका या फिर इलस्ट्रेशन या लेआउट शामिल है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भरण अभ्यास का प्रयोग शब्दावली के लिए किया जाता है। करेक्ट है। फिल इन अभ्यासों को भाषा के अधिक सक्रिय उत्पादन की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत में बहुभाषावाद की सकारात्मक विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है? जो बहुभाषावाद है यह भारतीय समुदायों में अनेक भाषाओं की स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है। करेक्ट है। बहुभाषावाद एक व्यक्ति को केवल हिंदी की ओर प्रभावित करता है। तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लेखन विधि में मतलब कि राइटिंग एक्टिविटी में जो वाक्य स्तर पर लेखन होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या आता है? तो उसके अंतर्गत क्या आता है कि चार्ट या फिर ग्रिड में जानकारी लिखना और जो अव्यवस्थित वाक्य हैं उनको सही ढंग से फिर से लिखना, ये सभी शामिल होते हैं वाक्य स्तर पर लेखनी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संवादात्मक अध्यापन के सिद्धांत कौन कौन से? संचार और संस्कृति परस्पर संबंध सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो जो भाषा का अधिग्रहण है उसके लिए जो कक्षा का अनुभव है वह सांस्कृतिक इनपुट में समृद्ध होना चाहिए भाषा के अधिग्रहण के लिए। नेक्स्ट है, कहानी सुनाने से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? तो जो सरल स्वर शैली है और सुर परिवर्तन है, स्वर, व्यंजन, अक्षर और जो घबराहटपूर्ण आवाज का उपयोग करके मौखिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है कहानी सुनाने से। नेक्स्ट है, जब एक शिक्षक भाषा पढ़ाने में विज्ञान और समाज विज्ञान का प्रयोग करता है, ऐसे प्रस्ताव को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाठ्यक्रम के साथ साथ भाषा। नेक्स्ट है, स्कूल परिसर में छात्रों के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? तो जो अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ होते हैं वही खतरनाक हो सकता है सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ पे कम हवादार कक्षाएं, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ, संतोषजनक स्वच्छता तो नहीं होगा, लेकिन टूटा फर्नीचर, ये सभी खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इसमें अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट है, फरहीन अक्सर अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि जो फरहीन है वो अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है और उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, NEP 2020 के अकॉर्डिंग ABC का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। NEP 2020 के अनुसार मेरू का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, परख का फुल फॉर्म बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है परख। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कि समग्र विकास के लिए प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, संबंध और ज्ञान का विश्लेषण करना। नेक्स्ट है, NEP 2020 के अकॉर्डिंग ग्रेड 6 to 8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम NCERT के द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। तो जो अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम है उसका नाम क्या होगा? वो हो जाएगा NCFSE। नेक्स्ट है, NEP 2020 में बढ़ई, माली, कुमार जैसे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्न के लिए बैगलेस अवधि में भाग लेने के लिए कितने दिनों का उल्लेख किया गया है? वो किया गया है 10 डेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनुभवात्मक अधिगम की एक विशेषता नहीं है? मतलब कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की क्या एक विशेषता नहीं है? तो उसमें जो अधिगम होता है वो प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। अधिगम एक सतत मतलब कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अधिगम एक होलिस्टिक मतलब कि समग्र प्रक्रिया होती है। ये सब तो करेक्ट है। जो अधिगम है वो तार्किक दलीलों के माध्यम से होता है, मतलब कि लॉजिकल आर्गूमेंट के माध्यम से होता है। तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है, रिलेटेड टू अनुभवात्मक अधिगम।
निम्नलिखित में से क्या सामुदायिक अधिगम का उदाहरण हो सकता है? तो जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी वही सामुदायिक अधिगम का उदाहरण होगी। निम्नलिखित में से क्या दक्षता आधारित उपागम के अंतर्गत नहीं आता है? तो सहपाठी की सहायता करना भी आता है, अपनी गति से अधिगम करना भी आता है, प्रवीणता अधिगम का अभ्यास करना, ये सभी तो शामिल है दक्षता आधारित उपागम में। लेकिन जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को लर्न करना, मेमोराइज करना, यही दक्षता आधारित उपागम में नहीं शामिल। नेक्स्ट है, किस शिक्षण अधिगम के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें प्रतिभागी किसी गतिविधि में संलग्न होते हैं और प्रतिबिंबित करते हैं, गंभीर रूप से गतिविधि पर और उपयोगी अंतर्दृष्टि और सीखने को प्राप्त करते हैं? तो ये हो जाएगा इसमें अनुभवात्मक शिक्षण अधिगम में। तो जो अनुभवात्मक शिक्षण होता है वो अधिगम के लिए एक दृष्टिकोण होता है जिसमें जो प्रतिभागी है वो किसी गतिविधि में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, मतलब कि एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं तथा गंभीर रूप से क्या करते हैं, वो गतिविधि पर और उपयोगी जो अंतर्दृष्टि है उसको सीखने को प्राप्त करते हैं। किसने कहा था कि एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है? तो ये कहा गया था डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि जो शिक्षार्थी हैं उनके अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बागवानी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? तो ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल आधारित उद्देश्य को। नेक्स्ट है, वार्तालाप गतिविधि के संबंध में कौन सा विकल्प कम महत्वपूर्ण है? कम महत्वपूर्ण है मतलब कि कौन सा लेस रोल प्ले करेगा वार्तालाप गतिविधि में? पहला कह रहा है कि यह केवल उन छात्रों को अवसर देता है जो अभिनय और अभिव्यक्ति में बेहतर होते हैं, वार्तालाप गतिविधि। तो इसका ऑप्शन ए ही कम महत्वपूर्ण होगा वार्तालाप गतिविधि के संबंध में, क्योंकि यह केवल उन छात्रों को अवसर नहीं देता जो अभिनय और अभिव्यक्ति में बेहतर होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। दूसरे की बात करें तो उन्हें भविष्य में बेहतर विचारक, कहानीकार बनने में मदद करने और स्वस्थ संवाद में संलग्न होने के लिए उनमें आत्मविश्वास तो विकसित करता ही है वार्तालाप गतिविधि। सी कह रहा है कि यह छात्रों को पात्रों की मानसिकता को सीखने में भी सक्षम बनाता है, जिसके आधार पर वे आलोचनात्मक निर्णय भी लेते हैं। छात्रों को दृश्य में विसर्जित करने और इसके सार को समझने में भी मदद करता है यह। अनुभवजन्य अधिगम की प्रमुख एक विशेषता क्या है? तो हो जाएगा शिक्षार्थी के द्वारा स्वमूल्यांकन करना। नेक्स्ट है कार्ल रोजर्स के अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का आधार क्या है? तो हो जाएगा मानवतावादी मनोविज्ञान तथा चिकित्सा। नेक्स्ट है, किस दस्तावेज ने बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बल दिया है? तो वो हो जाएगा NEP 2020। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का प्रयोजन क्या है? मतलब कि दीक्षा का पर्पज क्या है? तो वह एक प्रकार का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स है दीक्षा। NEP 2020 के अनुसार जो 3 से 8 वर्ष के बच्चे हैं वो किस स्तर में आएंगे? तो वो आएंगे लोअर प्राइमरी स्टेज में, मतलब कि निम्न प्राथमिक स्तर में। NEP 2020 के अनुसार समावेशन कोष इसके लिए निर्मित किया गया है। तो ये हो जाएगा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह हेतु समरूपी पहुंच बनाने हेतु। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है? तो ये है 2025 तक। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की, जिसमें इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन हिंदी के भी होंगे। और इसके बाद एक लैंग्वेज पेपर होता है, मतलब कि जो भाषा का पेपर होता है उसको आप चूज कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग हिंदी को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करेंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ है? तो हो जाएगी दांत काटी हुई रोटी। तो इसका मतलब हो जाता है पक्की मित्रता। नेक्स्ट है रसोई घर। रसोई घर में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो जिस समास में जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, और दोनों पदों के बीच क्या होता है, किसी भी विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, ठीक है, तो वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास। जैसे रसोई घर का मतलब क्या होता है, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे आया ना के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो सदाचार है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है हाथी किस प्रकार का शब्द है? तो हाथी क्या है, एक तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा हस्ती। नेक्स्ट है, कह रहा है जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मुमुक्षु।
तनय सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची बताना है तनय सुत और आत्मज का। तो ये हो जाएगा पुत्र। पुत्र जो है तनय सुत और आत्मज के पर्यायवाची है। मूक का विलोम क्या होता है? मूक का विलोम होगा वाचाल। और मृदुभाषी, कटुभाषी ये सभी आपस में विलोम है। नेक्स्ट है बताना है किस सेंटेंस के किस वाक्य में त्रुटि है। कह रहा है कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी जो लीची खरीदने हैं इसमें त्रुटि है, तो इसका होना चाहिए लीची खरीदनी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है समूहवाचक संज्ञा है कक्षा। नेक्स्ट है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं धातु। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इसमें पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बताना है टू स्नेक ऑफ। टू स्नेक ऑफ मतलब का टू गेट रिड ऑफ हो जाएगा। टू गेट रिड ऑफ मतलब कि किसी चीज़ से छुटकारा पाना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ लार्ज नेचर और आर्टिफिशियल लेक एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो ये है रिजर्वोयर। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज। फ्रेज बताना है, फ्रेज का सब्सटीट्यूट क्या होगा? तो यहाँ पे कह रहा है द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्केलेटन। तो जो बॉडी का मतलब जो शरीर का बोनी फ्रेमवर्क होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है, उसे कहते हैं स्केलेटन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे जो वियर्ड है यही एक करेक्ट है। वियर्ड मतलब क्या होता है? विचित्र। वेडनेसडे में WED होगा और वर्थ वाइल में WHILE होगा, और वेदर की बात करें तो वेदर में होगा WEATHER। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका हो जाएगा एडॉन। एडॉन का एंटोनिम बताना है, तो ये हो जाएगा डिसफिगर। एडॉन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सजाना, और इसका उल्टा हो जाएगा डिसफिगर करना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। प्रोडिजियस का सिनोनिम क्या होगा? तो ये हो जाएगा इमेंस, मतलब कि बहुत बड़ा या बहुत ही विशाल। नेक्स्ट है सिलेक्ट करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन में है एक्टिव वॉइस कह रहा है टेक दिस सूटकेस अपस्टेयर। तो इसका पैसिव वॉइस बताना है, तो इसमें हो जाएगा दिस सूटकेस शुड बी टेकन अपस्टेयर्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। तो इसमें सेंटेंस में है कि वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है सिंस वी हैड में, क्योंकि यहाँ पे सिंस वी हैड मिस्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिंस वी मिस्ड द बस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हैड नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक बताना है राजा डैश द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर। तो इसका हो जाएगा राजा हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर। तो सेंटेंस कह रहा है द ओनर ऑफ द हाउस वॉज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इंडिग्नेंट, मतलब कि क्रोध करना या गुस्सा करना। यदि हम वाक्यों की बात करें इम्पेशेंट मतलब कि उतावला होना। इंडिफरेंट मतलब क्या होना? उदासीन या फिर तटस्थ होना किसी के प्रति। और इंडल्जेंट मतलब क्या होता है? नम्र या फिर दयालु व्यक्ति। नेक्स्ट है अब हम बात करेंगे हिंदी की। कह रहा है कि रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन किसका है? दिए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंधा युग किसकी रचना है? ये है धर्मवीर भारती की। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे होता है अलंकार। नेक्स्ट है चौपाई कितने मात्राओं का छंद है? तो ये 16 मात्राओं का छंद है। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये चौपाई छंद है। नेक्स्ट है आचार्य भरत के रस सूत्र के उत्तरता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अनुमितिवाद। इंसानियत का छंदी विच्छेद बताना है, तो इसमें हो जाएगा इंसान प्लस ईयत, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से माता पिता में कौन सा समास है? तो इसमें है द्वंद्व समास।
नेक्स्ट है अंतस्थ और ऊष्म कितने वर्ण होते हैं, तो ये होते हैं 8 वर्ण, क्योंकि अंतस्थ कौन से हैं, तो या, रा, ला, वा ये सभी अंतस्थ हैं, और जो श, ख, स, ह ये ऊष्म है, तो ये हो जाएंगे ना 8। नेक्स्ट है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, यह वाक्य है तो इसमें कौन सा काल है, तो इसमें है सामान्य भविष्य काल। निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य कौन सा है, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो इसमें है कृतवाच्य।